नमस्कार दोस्तों। ईरान के जो जनरल्स हैं, ये ऐसे लग रहा है स्टोरी की जैसे कि कोई एकता कपूर का कोई सोप ओपरा हो। और भाई इनका जो जनरल था इस्माइल कानी, अब पहली बात तो ये इस्माइल था, उसकी स्माइल दिख नहीं रही, और कानी जो है उसकी कहानी वो समझ नहीं आ रही। इस्माइल कानी मैंने आपको समझा दिया कि हुआ क्या है। जब से इजराइल ने सारे इनके जो लोग थे उनको मारना शुरू कर दिया, एक एक करके इनके लोग छुपते हुए दिखाई देते हैं। अब ये आदमी छुप गया है, मर गया है, या वो मोसाद का ही एजेंट था, ये भी समझ नहीं आ रही। ये कौन आदमी है? ये आदमी जो धूरत आपके सामने दिख रहा है आपको, ये आदमी, और भाई मैं नहीं बोल रहा हूं, ये है कानी। ये इसके ऊपर ईरान ने बोला इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन किस बात की? कि कहीं ये मोसाद का एजेंट तो नहीं था। अब दोस्तों अपने पॉपकॉर्न पकड़ लीजिए, अब सुनते हैं ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड जो कहते थे कि हम अल्लाह से डरते हैं और किसी से डरते नहीं हैं। ये एक ऐसा थ्रिलर मूवी की तरह इनकी स्टोरी बन गई है। और टाइम कहाँ से शुरू होता है? इनका ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी, ओ भाई नटोरियस स्क्वाड जो कुड फोर्स है इनकी, उसका ये हेड था। और प्लॉट क्या है? ये इनविजिबल बन चुका है। अब मैं दिखाता हूं आपको इसकी फोटो। इजराइल ने भी इसकी फोटो दिखा दी कि भैया ये छुपता हुआ फिरता है, ये अपने आप को हमारे से बचाने की कोशिश कर रहा है, बचेगा नहीं ये। उधर से ईरान ने बोल दिया कि भाई ये डबल एजेंट भी हो सकता है। इसका नाम रख दिया है इनविजिबल जनरल। यानी कि अब कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि इसको तो हो सकता है कि हार्ट अटैक आ गया हो, कि कहीं इजराइल का बॉम्ब ना आ जाए। ये मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, सीरियसली भी कुछ चीज़ आपको ले लेनी चाहिए। इसको बोला गया है, ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि ये पब्लिक में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसको हार्ट अटैक हो गया है। जनरली आपने कभी भी किसी आर्मी जनरल को हार्ट अटैक होते हुए नहीं देखा होगा। उनको देखकर दूसरे लोगों को हार्ट अटैक होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है ये बॉलीवुड की कोई मूवी है, एक स्पाई थ्रिलर है जो तेहरान में शुरू हुई, और इसकी स्क्रिप्ट मोसाद ने लिखी है। अब पहली बात ये है कि ये जो कहानी, जिसकी कहानी समझ नहीं आ रही, ये कहानी है कहाँ पे? ये कहानी है कि काना है, ये बता दूंगा आपको। मिसिंग है, हाइडिंग है, या एक जो जॉब है वो गलत जॉब पकड़ ली इसने, इसकी औकात नहीं थी। वैसे तो मुसलमानों की कोई भी औकात नहीं होती है कोई भी काम ढंग से करने के लिए, क्योंकि सब जगह पर ये पैसे लेकर ये अपने देश को बेच ही देते हैं। अब आते हैं हुआ क्या। जो ईरान का ये इस्माइल कानी है, ये अभी कुद फोर्स जो थी इनकी, उसके अभी हेड बना था। और कब? जब सुलेमानी को मार दिया गया था यूएसए की तरफ से, याद होगा, ट्रंप ने मारा था, उसके बाद इसको बना दिया था। और जो ये परेड होती हैं और होती हैं, वो आपको मालूम है कि वहाँ पर ये डर डर के बाहर निकलते हैं घर से कि कहीं कहीं से मिसाइल ना आ जाए इसराइल की। लेकिन इसराइल है, जब ठोकता है तो अच्छी तरह से ठोकता है। और बैरूट में जाकर जो उसने हरकत करी है इसराइल ने, ओ भाई इजराइलियों, मज़ा आ गया। ठोकना हो तो ऐसे ठोकना हो कि पूरी की पूरी जो फौज थी हिजबुल्लाह की, उसे ख़त्म कर दिया। आप सोच कर देखिए दोस्तों, जो वहाँ पर हशीम नाम के जो हिजबुल्लाह के राइजिंग स्टार्स थे, वुड बी सक्सेसर था हसन नसरल्ला का, सीधा ऊपर। और साथ में ये भी पता लग गया कि ये कानी है, र्यूमर्स हैं ये, कि शायद ये भी वहाँ पे या तो मर गया है या हाइडिंग में है। और इजराइल ने बोल दिया हमें नहीं पता कहाँ पर है। हो सकता है ये मोसाद का एजेंट भी हो। उसका रीज़न बताता हूँ क्यों है। ईरान को क्यों लगता है कि ये आदमी इजराइल का एजेंट है? उसका रीज़न है, जब सुलेमानी को मारा गया था ये साथ में था, ये बच गया। आप समझ सकते हैं, अभी भी जो नसरल्ला को मारा गया है उसमें ये साथ में था, ये बच गया। ये ऐसा क्यों होता है कि जब भी इजराइल ठोकता है इनके लोगों को, और जहां पर ये होता है वहीं पर जाकर अटैक होते हैं, लेकिन ये बच जाता है, बाकी लोग मर जाते हैं? क्या इसीलिए ये जो फिर रहा है इस तरह से, ये हिजाब डालकर, क्या इसलिए फिर रहा है? बिकॉज उसको था कि उसकी जो सारी चीज़ें हैं बाहर ना आ जाए। ओ भाई, इनका जो सुप्रीम लीडर है ईरान का, वो भी हाइडिंग में है। आपको मालूम है, बुरके में बैठा हुआ था, अभी चला नहीं जा रहा था। फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे जब बाहर निकला है, तो सोटी की बजाय उसने AK-47 पकड़ी हुई थी, टांगे कांप रही थी उसकी।
कि कहीं मैं बाहर लोगों के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पता लगे ऊपर से इजराइल का बॉम्ब आया और ये ऊपर चला गया। इतना डर है इनको। वैसे बोलते हैं डर हमें तो है नहीं, हमारी जो लाइफ है वो तो मरने के बाद शुरू होती है। तो मर क्यों नहीं जाते भाई? मरने के बाद लाइफ शुरू होती है तो मर जाओ, काम खत्म करो, और हमारा भी जो स्यापा है मुसलमानों के जो कि इन्होंने क्रिएट किया हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। और ये अब आते हैं इस बंदे की कहानी की कहानी पर। ये कहानी ये है, इतनी बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है कि ये समझ नहीं आ रहा कि ये जिंदा है, मर गया है, हार्ट अटैक हो गया है, या ये एजेंट है। ईरान ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। भाई आपका रेवोल्यूशनरी गार्ड का हेड है, उसके ऊपर आप ये कर रहे हो, जैसे कि आप कहते हैं कबाब ग्रिल कर रहे हो। ये करने की जरूरत क्या है भाई? आपकी जो टॉप मिलिट्री ब्रास है वो तो सारी की सारी मोसाद के साथ हाथ जोड़ी हुई उन्होंने, तभी आपके यहाँ हमास का जानवर आया, टॉप मार दिया गया। नसरल्ला जिसको 15 साल से लगा हुआ था इजराइल मारने के लिए, नहीं मारा गया। लेकिन आपकी जो टॉप मिलिट्री ब्रास है ईरान की, उसके अंदर इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है इजराइल ने। और यही कहानी, ये सारी कहानी अंदर की ईरान की इजराइल को दे रहा था, ये मेरा अपना मानना है। अब आते हैं कि ईरान के अंदर जो स्पाई की गेम है ये चला कौन रहा है। भाई दोस्तों, आपको मालूम है कि इजराइल का काम करने का स्टाइल क्या है। मोसाद 20-20 साल वो लगे रहते हैं जब तक कि उनका टारगेट पूरा ना हो जाए। और ईरान खुद स्पाई गेम्स खेलने में माहिर है, लेकिन अपनी ही गेम में वो फंस गया। बैरूट हो, बगदाद हो, तेहरान हो, हर जगह पर कहानी की टीम पहुंची होती है स्पाई करने के लिए। लेकिन ईरान को ये नहीं पता था कि जिस कहानी को हम स्पाई करने के लिए भेज रहे हैं वो खुद ही स्पाई मास्टर है, मोसाद का। यानी कि एकता कपूर के जैसे चैनल उसमें होता है सीरियल के अंदर कि कोई किसी के साथ जा रहा है, उसके बाद मर जाता है, दोबारा से जिंदा होता है, दोबारा से कोई और काम करता है, वही काम इसके साथ भी हुआ है। ये कहानी की कहानी। अब आते हैं रियलिटी पे। मोसाद ने इन्फिल्ट्रेट किया है ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड के अंदर, और इन्फिल्ट्रेट भी इतना किया है कि टॉप जनरल को ही अपने साथ जोड़ लिया। और हो क्या रहा है, सारी जो कोऑर्डिनेट्स हैं ईरान के, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ पर हैं, उनके हथियार कहाँ पर हैं, कहाँ पर अटैक करने वाले हैं, कौन से बड़े बड़े कॉकरोच कहाँ कहाँ बैठे हैं, वो सारे के सारे इस रेवोल्यूशनरी गार्ड को पता होते हैं। यानी कि इकट्ठे बैठकर वो कॉफ़ी विद सुबीर जैन देख रहे हैं, कहानी भी और मोसाद भी। अब मैं पूछ रहा हूँ कि जो कहानी है ये हीरो है ईरान का, रेवोल्यूशनरी गार्ड का हेड है, या ये मोसाद का ग्रेटेस्ट एसेट है? आपको क्या लगता है? क्योंकि मेरे हिसाब से जो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है, ये आदमी, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन इसीलिए की जा रही है क्योंकि ये हमेशा बच के निकल जाता है। ऐसा क्या चक्कर है कि साथ में 30-40 लोग होते हैं और वो सारे मर जाते हैं, ये आदमी बच जाता है। वैसे ही जैसे राहुल गांधी हमारे कंट्री में सारे धुरत वाले काम करके फिर भी बच जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा खेल ही गंदा है उसका। अब आते हैं कि जो ईरान के अंदर, क्योंकि मेरा एक क्लाइंट है ईरान के अंदर, उसने मुझे ढकी हुई बात मुझे बताई कि ये एक इनकॉम्पिटेंट आदमी है कानी, इसको बढ़ाया गया और इजराइल ने देखा कि बंदा थोड़ा सा वीक है, इसको पकड़ लिया और इसे अपना एसेट बना लिया। ये अभी रिसेंटली पब्लिक के बीच में नहीं आया है, जब से नसरुल्ला और उसके डेप्यूटी को उड़ा दिया गया, उसका ऊपर का और नीचे का पार्ट फाड़ दिया है इजराइल ने। यानी कि अब ये आदमी जो ईरान वाले बोलते हैं ये हाइडिंग में है और इसके अपने आदमी इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वही जो इसके साथ पैसे का लेन देन करते थे। अब आते हैं कि क्या कानी दोनों तरफ से खेल रहा था, इजराइल की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी। अब ये ब्लॉकबस्टर स्टोरी की स्टोरी शुरू होती है। वो कैसे? ईरान को लगता है कि ये डबल एजेंट था और इजराइलीज ने इन्फिल्ट्रेट भी किया और पूरे के पूरे जो इनके ऑपरेशंस थे ईरान के, वो पहले ही जाकर ठोक देता था। ईरान को लगा कि मेरे सारे जितने प्रोपेगेंडास हैं, जितनी मैं प्लानिंग करता हूँ इजराइल के खिलाफ, वो पहले ही वहाँ पर जाकर सारा सत्यानाश कैसे कर देते हैं। हमारे हथियार कहाँ कहाँ पड़े थे सीरिया में, लेबनान में, इजराइल को पता कैसे लगता है? सिवाय कानी के ये चीज़ों को किसी को पता नहीं होता था। इसीलिए उस आदमी को या तो डिसअपेयर कर दिया है या हार्ट अटैक का ड्रामा किया जा रहा है
या वो खुद ही हाइड कर रहा है मोसाद के हेडक्वार्टर में। किसी को नहीं पता कि एक्चुअल में है चक्कर क्या है। और ईरान ने बोल दिया ये आदमी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर चल रही है। तो यानी कि मैं जो बता दिया आपको कि कहानी की कहानी गंदी है, काली है, और इनकी तो 1400 सालों की हिस्ट्री है दोस्तों। ये तो अपने ही राजा को मरवाने में हमेशा ही आगे रहे। राजा के बेटों को मरवा दिया, खुद सत्ता को छीन लिया। ये यही काम करते हैं। राहुल गांधी है भारत में, वो भी भारत की जो गवर्नमेंट है उससे सत्ता को छीनने के लिए वो हर रोज प्लान बनाता है फॉरेन की ताकतों के साथ मिलकर। आप देखिए जैसे ही इलेक्शंस खत्म होते हैं वो इमीडिएटली बाहर भागता है नई टूल किट को क्रिएट करने के लिए। आप समझ सकते हैं कि जो आज ये आखिरी वंशज मुगलों का भारत के अंदर जो काम कर रहा है, वही इस्लामिक रिपब्लिक का जो उनका चीफ था रेवोल्यूशनरी फोर्स का, वो आदमी भी वही काम कर रहा था। अपने ही लोगों को पैसों के चक्कर में मरवा दिया ताकि कल को ये तो किसी को छोड़ने वाले नहीं है। इनका डीएनए है दोस्तों, इसलिए इसका कसूर भी नहीं है। अब आते हैं ईरान का जो डैमेज हुआ है वो कितना है। हिजबुल्लाह की पूरी टीम को या तो मार दिया गया या उनका लिंग ही फट गया है, क्योंकि पेजर था जेब के अंदर। उसके बाद वॉकी टॉकी था, कान फट गए, ना वो सुन सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं। ऊपर जाके तो वैसे ही ये बेकार हो जाएंगे। और वो 72 हूरे भी पूछेगी यार तू यहाँ पे करने क्या आ गया, ईरान से पंगा तो ले लेता अच्छी तरह से। और ऊपर से कानी आ गया है जिसने सभी लोगों की डेथ के अंदर अपना योगदान दिया है। और ये मॉरल बूस्टर है इजराइल के लिए। और हिजबुल्लाह वाइट झंडी लेके हिला रहा है कि भैया मुझे माफ कर दो, मैं अब और लड़ाई नहीं कर सकता हूं। ये कौन बोल रहा है? हिजबुल्लाह बोल रहा है ईरान इजराइल के सामने कि वी आर नॉट रेडी टू फाइट एनी मोर, वी वॉन्ट पीस। पीस एंड वो भी हिजबुल्लाह, आप समझ सकते हैं। तो यानी कि ये बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है और ईरान को ये समझ नहीं आ रहा कि अब करें क्या। अब आते हैं इंडिया के ऊपर। दोस्तों ये जो पूरी स्टोरी है इससे आपको क्या समझ आया कि भाई एक तो पहली बात तो ये है कि ईरान बोलता है कि हम रेजिस्टेंस देंगे, हम इजराइल के ऊपर बॉम्ब फेंकेंगे। पाकिस्तान भी हमारे साथ यही कुछ करता है। और ईरान ने कुछ मिस स्टेप्स लिए हैं। भारत की गवर्नमेंट भी स्टेप्स लेना चाहती है, नहीं लेती है। कई बार मैं बोलता हूँ कि यार भारत की गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए, ठोको जाके सारे पाकिस्तान को। लेकिन मामला क्या है, आपको याद होगा आई वॉज द ओनली वन हु वाज सेइंग कि युद्ध नहीं होगा ईरान और इजराइल का। इजराइल का लड़ाई ईरान के साथ नहीं है, ईरान के प्रॉक्सीज के साथ है। हमारी लड़ाई भी पाकिस्तान के साथ नहीं, पाकिस्तान में पल रहे वो कैंप्स हैं जहां पर जिहादी पैदा होते हैं। कैंप्स को ही उड़ाना पड़ेगा और बार बार उड़ाना पड़ेगा, जिस तरह से इजराइल करता है। इजराइल ने जैसे ही वह जो पूरी टॉप लीडरशिप है उसको उड़ाया, उसके बाद वो हटा नहीं है। अभी भी टनल्स खोद रहा है, टनल्स को बंद कर रहा है, यानी कि पूरे इकोसिस्टम को तहस नहस करके रख दिया। और साथ में इन्फिल्ट्रेट कर दिया पाकिस्तान की ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड की पूरी मुकाम है, उसके अंदर घुस गए हैं। भारत को इस तरह से ही काम करना पड़ेगा। आपको पाकिस्तान को सीधा नहीं करना, पाकिस्तान में पल रहे ये सारे जिहादियों को आपको ऊपर भेजना है। वैसे ही जैसे इजराइल करता है और जैसे चाइना करता है। चाइना की ये बात तो आप भी दाद देंगे कि अगर ठोकना हो तो चाइनीज़ की तरह। और सारी दुनिया उफ नहीं करती, ना इजराइल के सामने ना चाइना के सामने। उसका रीज़न एक ही है, क्योंकि ये दिखाते हैं स्ट्रेंथ। आप देखिए इजराइल का जो ये चीफ है उसको पूछा कि भाई क्या अगर ये सरेंडर करेंगे आपके सामने हिजबुल्लाह वाले, क्या आप उन्हें माफ़ कर देंगे? उस बंदे का आंसर था माफ़ करना या ना करना ये तो भगवान के हाथ में है। मेरा काम एक ही है कि इनकी मीटिंग भगवान के साथ जल्दी करवा दूँ, उसके बाद भगवान जाने और ये जाने। ये जब फॉर्मूला यानी कि इतना प्रिसाइज जिस दिन हमारी गवर्नमेंट करना शुरू कर देगी, मैंने वीडियो बनाया इसके ऊपर कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करता, यही चीज़ करता जो मैंने अभी बताई आपको। और जिस दिन हमारी गवर्नमेंट ये करना शुरू कर देगी, हमें किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लोग हमारे सामने गिड़गिड़ाएंगे, जिस तरह से आज ईरान के हिजबुल्लाह वाले इजराइल के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि सानू माफ़ कर दो,
तोहफा कबूल करो। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।